नमस्कार दोस्तों। पॉपुलेशन के मामले में इंडिया दुनिया का नंबर 1 देश है। कभी सोच कर देखा ऐसा क्यों है? लगभग 147 करोड़ लोग देश में रहते हैं। हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया और हैरानी की बात तो यह है कि इवन तो 18% पॉपुलेशन दुनिया की इंडिया में रहती है, लेकिन रहने के लिए उनके पास सिर्फ दुनिया की 2% ज़मीन है। इसी कारण से कहा जाता है कि इंडिया ओवर पॉपुलेटेड है। अब ओवर पॉपुलेटेड के पीछे कई सारे कारण बताए जाते हैं। कोई एजुकेटेड को ब्लेम करता है तो कोई गरीबी को। लोग अक्सर कहते हैं कि इंडिया में पढ़े लिखे नहीं हैं, लोग गरीब हैं, तो उन्हें पता नहीं है कि कितने बच्चे पैदा करने हैं। और ये भी कहा जाता है कि गरीब लोग ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं, ये सोचते हैं कि ज़्यादा घर में कमाने वाले होंगे। और कुछ लोग तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे स्टेट पर सारा ब्लेम डाल देते हैं। अब यह बात सच है कि उत्तर प्रदेश और बिहार का इंडिया की पॉपुलेशन में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इतना बड़ा कि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार अलग देश होते तो वो दुनिया का 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होता। इन दोनों की पॉपुलेशन मिलकर 370 मिलियन है, जो कि अमेरिका और इंडोनेशिया के देशों से भी ज़्यादा होता है। लेकिन इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के पीछे गलती यूपी और बिहार की नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज़ की है जो लोगों के कंट्रोल से बाहर है। आओ समझाता हूँ ये आपको पूरा रहस्य आज के इस वीडियो में। अगर हम इतिहास के पैटर्न में देखें तो एक बहुत बड़ा क्लियर पैटर्न दिखाई देता है। सिर्फ अभी नहीं, इंडिया की पॉपुलेशन हमेशा से ही ज़्यादा रही है। आज से 1000 साल पहले भी, 2000 साल पहले भी, इवन कि 4000 साल पहले भी ब्रिटिश इकोनॉमिक एंगस मेडिसिन के मुताबिक साल 118 से लेकर 1018 तक इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 30% थी। यानी कि 1000 सालों से इस टाइप पीरियड का दुनिया का लगभग हर तीसरा इंसान इंडियन था। आज अगर इसे देखेंगे तो आज सिर्फ दुनिया का हर 6ठा इंसान इंडियन है। सच बात तो यह है कि एज द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इंडिया की पॉपुलेशन पहले से ही ज़्यादा थी। क्या कारण है इसके पीछे? एक शब्द में कहा जाए तो जियोग्राफी। लोग जब पॉपुलेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन, लिटरेसी रेट, प्रॉपर्टी, एक्सेस टू हेल्थ केयर, ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हैं। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंसीडर करना भूल जाते हैं। एक्चुअली में पॉपुलेशन ज़्यादातर जियोग्राफी पर डिपेंड करती हैं। जहाँ नदियाँ होती हैं, फर्टिलाइजन लैंड होता है, वहीं ह्यूमन सिविलाइजेशन बसती है। दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन अगर हम देखें तो वो भी नदियों के किनारे ही बनी थी। इजिप्ट नाइल नदी के किनारे, चाइना में येलो रिवर के पास, इंडिया में इंडस रिवर के पास बनी इंडस वैली सिविलाइजेशन। कारण बड़ा सिंपल है, जहाँ फर्टिलाइजेशन लैंड होगा, जहाँ पर खेती करी जा सकेगी, वहाँ ज़्यादा खाना उगेगा और लोगों को ज़्यादा खाने को मिलेगा, और ज़्यादा खाने की वजह से ज़्यादा पॉपुलेशन मेंटेन कर पाना पॉसिबल हो पाता है। अब कमाल की बात यह है कि इंडिया को हजारों सालों से ये फर्टिलाइजेशन लैंड मिला हुआ है। कोई छोटा मोटा ज़मीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि दुनिया का लार्जेस्ट कंटिन्यूअस पीस ऑफ फर्टिलाइजेशन प्लेन। इसे हम इंडो-गैलेक्टिक प्लेन कहते हैं। नक्शे में देखिए, नॉर्थ इंडिया में एक स्ट्रिप जैसी एरिया जो पाकिस्तान के सिंध से शुरू होता है और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार से होते हुए बांग्लादेश के सुंदरबन तक जाता है। यही है इंडो-गैलेक्टिक प्लेन। दुनिया का लार्जेस्ट मोस्ट फर्टिलाइज एलुवियल प्लेन। टोटल में 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया है, जिसमें बसती है दुनिया की 11% पॉपुलेशन। इस प्लेन के बनने के पीछे जो कारण है वो है दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ हिमालयाज। यहाँ की जियोलॉजिकल कहानी आज से करीब 5 करोड़ साल पहले शुरू हुई थी, जब इंडिया टेक्निकल प्लेन गोंडवाना से अलग होकर यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस भारी टक्कर की वजह से हिमालयाज माउंटेन रेंज बनी और हिमालयाज के ठीक नीचे एक डीप डिप्रेशन बन गया। साइंटिस्ट के मुताबिक मेजरली हिमालयाज और कुछ डेकन्स की नदियां में लगभग 17 लाख साल पहले ही इस डिप्रेशन में मिट्टी और पत्थर के टुकड़े यानी कि सेडिमेंटस
भरने शुरू कर दिए थे। इसकी वजह से यहाँ धीरे धीरे ऐसे नरम मिट्टी यहाँ जमा होती रही जो बहुत फर्टाइल होती है, जिसे एलिवियन कहा जाता है। अब क्योंकि पहाड़ियाँ यहाँ इतनी ऊंची बनी, उन पहाड़ियों पर बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा थी, तो उन बर्फ़ के पिघलने से नदियाँ भी बहुत सारी बनी। इतने छोटे से एरिया में इतनी सारी नदियों की कंट्रैक्शन आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। वैसे तो इंडोगेटिक प्लेन का नाम दो नदियों पर रखा गया, इंडस नदी और गंगा नदी, लेकिन यहाँ पर तीन मुख्य नदियाँ हैं। गंगा जो साउथ की ओर जाती है, ब्रह्मपुत्र जो ईस्ट की ओर बहती है, और इंडस नदी जो कश्मीर और लद्दाख से होते हुए वेस्ट में पाकिस्तान की तरफ जाती है। इसी इंडस नदी के किनारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। हिस्टोरियन टिम डायसन के मुताबिक अपने पिक का इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉपुलेशन 40 से 60 लाख लोगों की थी। यह अपने समय में किसी भी सिविलाइजेशन से ज़्यादा पॉपुलेशन है। सिर्फ चाइना की येलो रिवर सिविलाइजेशन की 35 लाख की पॉपुलेशन इसके कुछ करीब थी। लेकिन बात यह है कि 4000 साल पहले भी यह रीजन दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड था। फर्टाइल प्लेन्स और इन नदियों के चलते, और यही पैटर्न आपको दुनिया के कोने कोने में दिखाई देगा। जहाँ जहाँ फर्टाइल लैंड है वहाँ वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है। चाइना का नॉर्थ चाइन प्लेन देखिए, जो 3 नदियों से बना है, येलो रिवर, वाइन रिवर और हाई रिवर। यह वाला चाइना का लार्जेस्ट एलुवियन प्लेन है। एग्रीकल्चर के लिए एकदम परफेक्ट, और इसीलिए यहाँ पर लगभग 40 करोड़ लोग रहते हैं। चाइना का पॉपुलेशन डेंसिटी का अगर आप नक्शा देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ज़्यादातर चाइनीज़ पॉपुलेशन भी इसी एरिया में रहती हैं। ये दुनिया का मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। इसी तरह चाइना की सबसे लंबी नदी यंगसे रिवर के एलिवियन प्लेन में भी लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। लेकिन सिर्फ बात चाइना की नहीं है, आप यूरोप को ही देख लो। नीदरलैंड और बेल्जियम यूरोप की 2 सबसे डेंसिटी पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं। नीदरलैंड में पर स्क्वायर किलोमीटर 531 लोग रहते हैं और बेल्जियम में 386 लोग रहते हैं। इसके कंपैरिजन में इंडिया की एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी 484 है। सोच कर देखिए कि इंडिया, जिसे ओवर पॉपुलेटेड देश कहा जाता है, उससे ज़्यादा तो डेंसिटी पॉपुलेटेड एक यूरोप कंट्रीज में है, नीदरलैंड की। और इसके पीछे का कारण वही है, नीदरलैंड की ज़मीन बहुत फर्टाइल है। यहाँ राइन, म्यूस और सेल्ट रिवर्स का डेल्टा है, कई नदियाँ हैं, देश भर में कैनाल्स बने हुए हैं और फ्लैट लैंड है, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए परफेक्ट कंडीशन। नीदरलैंड इतना छोटा देश है, लेकिन दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर है। इसके बगल में बेल्जियम और नॉर्थ वेस्ट जर्मनी में भी सेम रीजन्स की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर साइज कंपैरिजन देखो नक्शे पर, नीदरलैंड का साइज इंडिया की एक स्टेट महाराष्ट्र के साइज से भी आधे से भी छोटा है, लेकिन फिर भी ये पूरी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर है। इससे आपको इस तरह की फर्टाइल ज़मीन की पोटेंशियल पता चल जानी चाहिए। अपनी हाईटेक, सस्टेनेबल और इंटेंसिव फार्मिंग के चलते उन्होंने यह सब अचीव किया, वो भी 90% से ज़्यादा पानी बचाकर। साथ में उन्होंने नदियाँ, डेल्टा और कैनाल्स बनाए। सब कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया कि हर स्क्वायर किलोमीटर में मैक्सिमम आउटपुट निकल पाए। अब सोच कर देखो, इसी तरीके से इंडिया की बड़ी फर्टाइल ज़मीन के किस लेवल की पोटेंशियल है। ऐसी पोटेंशियल वेस्ट हो जाती है अगर उसे सपोर्ट करने के लिए सफिशिएंट सिस्टम ना हो। अब जापान का केस देखो, जापान का केस बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एक छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन 12 करोड़ से ज़्यादा की है। यहाँ एग्रीकल्चर लैंड बहुत कम है, सिर्फ 12%। 73% यहाँ देश पहाड़ों से घिरा हुआ है। लेकिन जानते हो यहाँ का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा क्यों है? रीज़न वही, क्योंकि हिस्टोरिकली जापान में खाना बहुत अबाउंडेड था। फर्टाइल लैंड ज़्यादा नहीं है, लेकिन जापान के आसपास का समुद्र मछलियों और बाकी सी लाइफ से भरा हुआ है और यहाँ के लोग मछली बहुत ज़्यादा खाते हैं। इसी वजह से जापान भी अपने पॉपुलेशन को, एक बड़ी पॉपुलेशन को सस्टेन कर पाया। अब यहाँ पर एक सवाल शायद आपके मन में आ रहा होगा कि अगर फर्टाइल लैंड से पॉपुलेशन ज़्यादा होता है
तो इजिप्ट की नाइल वैली में भी फर्टिलाइज लैंड है, चाइना के नॉर्थ चाइन प्लेन में भी फर्टिलाइज लैंड है। तो इन जगहों पर इंडिया से ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों नहीं है? इसका कारण है दोस्तों टोटल एरिया का डिफरेंस। इजिप्ट की नाइल वैली, ये नाइल वैली तो इतनी पतली स्ट्रिप है जिसके ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ रेगिस्तान है। इसी कारण से इजिप्ट के 11 करोड़ लोगों में से 95% लोग नाइल नदी के 20 किलोमीटर के अंदर अंदर ही रहते हैं, क्योंकि बाकी जगहों पर फर्टिलाइज लैंड तो है ही नहीं, सिर्फ रेगिस्तान है। इसके अलावा इंडो-गेटिव प्लेन में एक और बेनिफिट देखने को मिलती है जो ज़्यादातर फर्टाइल एरिया में नहीं देखने को मिलता है, पानी का सोर्स। इजिप्ट में पानी के लिए सिर्फ एक सोर्स है, यह नाइल नदी है। यहाँ बारिशों का कोई मौसम नहीं है, साल में बहुत कम बारिश होती है। इसी तरह नॉर्थ चाइना प्लेन में भी कम बारिश होती है, जिसके कारण फसल उगाने के लिए नदी का पानी ज़रूरी पड़ता है। लेकिन इंडो-गेटिव प्लेन में हिमालय की पहाड़ियाँ, इसी तरह से इंडो-गेटिव प्लेन ने हमें हिमालय की पहाड़ियों ने बहुत सारी नदियाँ दी हुई हैं, लेकिन इंडो-गेटिव प्लेन में हिमालय की पहाड़ियों ने, इन पहाड़ियों में अंटार्कटिक और अंटार्कटिक के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा बर्फ़ देखी जाती है। इसीलिए इसे दुनिया का थर्ड पोल भी कहा जाता है। इस थर्ड पोल से 10 मेजर नदियाँ निकलती हैं जो अपने आप में तो पानी सप्लाई कर ही रही हैं 190 करोड़ से ज़्यादा लोगों को। लेकिन दूसरी तरफ हिमालय की पहाड़ियाँ साउथ वेस्ट मानसून की हवाओं के लिए एक बैरियर की तरह भी काम करती हैं। इन पहाड़ियों की वजह से हवाएं तिब्बत की तरफ क्रॉस नहीं कर पाती और इंडिया में ही रुक जाती हैं, जिसकी वजह से इंडो-गेटिव प्लेन में बारिश बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एक प्रॉपर मानसून का रीजन देखने को मिलता है जो बाकी जगहों पर बहुत रेयर होता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये पहाड़ियाँ सेंट्रल एशिया से आने वाली कोल्ड ड्राई एयर को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ती और फसलें उग पाती हैं। तो यहाँ पर ट्रिपल बेनिफिट देखने को मिल रहा है, अच्छा मौसम, फर्टाइल लैंड और मानसून का सीजन। इसी कारण से इंडो-गेटिव प्लेन में आसानी से फसलें उगाई जा सकती हैं, बाकी जगहों पर ये करना बहुत मुश्किल है। नीदरलैंड, बेल्जियम के प्लेन में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है सर्दियों में। नॉर्थ चाइना और नाइल रिवर के प्लेन में बहुत मानसून का सीजन नहीं होता है। लेकिन इंडिया में क्योंकि क्लाइमेट इतना अच्छा है, हज़ारों सालों से कम 2 फसलें साल में उगाई जा रही हैं। साल 34 BC के आसपास सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक ग्रीक अम्बेसडर मेगास्थनीस आया था। जब वह वापस ग्रीक गया तो उसने इंडिया पर एंसेंटिव वर्ल्ड की सबसे एंसेंटिव बुक्स लिखा, द इंडिका। इस किताब में उन्होंने लिखा था कि इंडिया में साल में 2 फसलें होती हैं और सबसे शॉकिंग बात, इंडिया में कभी अकाल नहीं पड़ता और ना ही कभी खाने की कमी होती है, क्योंकि यहाँ 2 फसलें होती हैं, गेहूँ और धान, जिससे अगर एक फसल खराब हो जाए तो अकाल नहीं पड़ेगा। जब एक ज़मीन 2 फसलें दे सकती है तो वह 2 से 3 गुना लोगों को फीड भी कर सकती है। और इसी कारण से इंडिया हमेशा से ही बाकी दुनिया के कंपैरिजन में ज़्यादा पॉपुलेटेड रहा है। अब यहाँ पर कुछ लोग काउंटर आर्गूमेंट देंगे कि अगर यह बात सच है तो कुछ साल पहले तक चाइना में इंडिया से ज़्यादा पॉपुलेशन होती थी, ऐसा कैसे हो सकता है? आइए हिस्टोरिकली एक नज़र डालते हैं। साल 180 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन में इंडिया का शेयर 32.5% था और चाइना का 25.8%। तो पैटर्न बड़ा क्लियर है, आप देख सकते हो यहाँ पर कि हिस्टोरिकली हमेशा से ही इंडिया और चाइना में दुनिया की 50 से 60% पॉपुलेशन रहती है। और अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया हमेशा से ही चाइना से आगे रहा है। लेकिन इस पूरे टाइम पीरियड में एक एक्सेप्शन देखने को मिलती है, एक एनामोली, एक ऐसा कारण जिसकी वजह से पिछले 100 सालों में चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से ज़्यादा हो गई। और ये इसलिए नहीं हुआ कि चाइना की पॉपुलेशन अचानक से बढ़ गई, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन अचानक से एकदम से कम हो गई। ये हुआ ब्रिटिश राज की वजह से। ब्रिटिश हुकूमत के अंडर इंडिया में 25 मेजर अकाल पड़े। 25 मेजर फेमेंसिंग साल 1770 से लेकर 1947 के बीच में इन फेमेंस की वजह से 3 से 3.5 करोड़ इंडियंस मारे गए।
ये नंबर्स इतना बड़ा है कि अगर कंपैरिजन के लिए देख लो, वर्ल्ड वार 1 में 85 लाख लोग मारे गए थे। यानी कि वर्ल्ड वार 1 में जितने लोग मारे गए उससे 4 गुना ज़्यादा लोग ब्रिटिश रूल्स के दौरान मारे गए इंडिया में। सन 1770 में द ग्रेट बंगाल फेमिन आया, जिसमें बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन का सफाया हो गया। 1 करोड़ लोग मारे गए। ऐसे ही 1876 और 1878 के बीच में ग्रेट फेमिन्स देखे गए, जिसमें लगभग 70 से 80 लाख लोगों की मौत हुई। और सबसे फेमस 1943 का बंगाल फेमिन, जिसमें 30 लाख लोग मारे गए। इन फेमिन्स के पीछे ना कोई जियोग्राफिकल था और ना ही नेचुरली था तो सिर्फ ब्रिटिश और ब्रिटिश के इम्प्लोटेटिव पॉलिसीज। जैसे कि 1943 का बंगाल फेमिन इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने वर्ल्ड वार 2 की वजह से अनाजों की स्टॉक पॉलिमिंग करनी शुरू कर दी अपने सैनिकों के लिए, और इसी वजह से इंडिया से बाहर भेजा गया अनाज को। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो इंडिया हजारों सालों से इतिहास में यह ब्रिटिश पीरियड एक एनोमली थी, जिसमें इंडिया की नेचुरल स्पोर्सिटी और आर्टिफिशियल सेपरेस किया गया। और जब हमें आज़ादी मिली तो उसके बाद कभी भी कोई अकाल नहीं देखने को मिला। इसी रीजन से इंडिया की पॉपुलेशन दोबारा से बढ़ने लगी। 1947 से लेकर 1981 तक इंडिया की पॉपुलेशन डबल हो गई और 2001 में 100 करोड़ क्रॉस कर गई। ये पॉपुलेशन ग्रोथ इसलिए हुई क्योंकि इंडिया के फर्टिलाइज लैंड को सरकार की पॉलिसीज़ ने ऐड किया। 1960 में इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुई, जिसके बाद इतना गेहूं हुआ कि 1968 में तो इसे रखने के लिए जगह कम पड़ गई और इसे स्कूल और थिएटर्स में रखना पड़ा। तो ये है दोस्तों रूट कॉलेज इंडिया की पॉपुलेशन के पीछे। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि एजुकेशन, लिटरेसी रेट, पॉवर्टी और एक्सेस टू हेल्थ जैसे फैक्टर्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनसे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो सारे फैक्टर्स इन जियोग्राफीज़ के बाद आते हैं। अब जैसे जैसे लोग का लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, लोगों में अवेयरनेस फैल रही है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हो रही है, तो इंडिया की पॉपुलेशन भी अब स्टेबलाइज कर रही है। इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट आज के दिन 1.9 पार कर गया है। रिप्लेसमेंट लेवल यानी कि पॉपुलेशन स्टेबल रहने के लिए जितने बच्चे चाहिए वो 2.1 होता है, तो अब इंडिया रिप्लेसमेंट लेवल के भी नीचे आ गया है। इसका मतलब इंडिया का पॉपुलेशन कुछ दशकों बाद नीचे जानी शुरू हो जाएगी। यूनाइटेड नेशन की प्रोजेक्शन के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन साल 2060 के आसपास पीक करेगी और उसके बाद नीचे जाना शुरू हो जाएगा। 36 में से 31 स्टूडेंट और यूनियन टेरिटरीज में फर्टिलाइज रेट अब रिप्लेसमेंट लेवल या उससे नीचे आ गया है। और कुछ स्टेट जैसे कि केरला, आंध्र प्रदेश और इवन वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में तो यह यूरोप कंट्रीज के बराबर आ गया है, 1.3 से लेकर 1.5 के बीच। रियलिटी ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन अब नेचुरली स्टेबलाइज हो रही है। और कल कोई अगर आपसे पूछे कि आखिर इंडिया इतना ओवर पॉपुलेटेड क्यों है, तो सीधा जवाब देना कि इंडिया ओवर पॉपुलेटेड नहीं है, बल्कि इंडिया जियोग्राफिकली ब्लेस्ड है। इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा कंटिन्यूअस फर्टिलाइज प्लेन लैंड है और दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं। नेशनल एंथम में वो लाइन है ना, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। अनफॉर्चुनेटली खबर बस यही है दोस्तों कि ये सारी चीज़ें अब कहीं ना कहीं खतरे में हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। जो नदियां हमें इतनी सारी फर्टाइल लैंड दिया, यह गंदी हैं और सूख रही हैं। साल 2010 से लेकर 2019 के बीच में हिमालय ग्लेशियर पिछले डेकेड के मुकाबले 65% ज़्यादा तेज़ी से गायब हो रहे हैं। इसी साल करीब देख लीजिए बारिश बहुत कम हो गई हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण मानसून पैटर्न भी बदल रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो कभी होती ही नहीं है। 2022 में स्टेटरी वेदर इवेंट से 50 लाख एकड़ फसल प्रभावित हुई है। हमें यहाँ पर पूरी कोशिश करनी चाहिए इंडिया की इस ब्लेसिंग को बनाए रखने के लिए। अगर चीज़ों को यहाँ पर कंट्रोल नहीं किया गया तो
तो इंडोगेटिक प्लेन जो इंडिया के लिए ब्लेसिंग है, उसकी बड़ी पॉपुलेशन के लिए एक कर्स बन जाएगा और करोड़ों लोगों को खिलाने के लिए कुछ नहीं होगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हम अपनी पूरी कोशिश करें इस नेचुरल वंडर को बचाए रखने के लिए। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए नदियों को साफ रखने के लिए। जहाँ जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जहाँ जहाँ पर जंगल काटे जा रहे हैं, वहाँ वहाँ अपनी आवाज़ उठाइए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।